आज आप सबसे यही कहना है। कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के अक्सर लोग बहुत बात करते हैं, और मुझे लगता है मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी, नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे, वह क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं। अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता, अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का ये भाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। देखिए, इतने रोचक बातें आई हैं, माननीय सदस्य ने हर एक ने कुछ ना कुछ नया कहा है, और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी, और हमारे सहयोगी दल निषाद राज पार्टी के साथ ही अपना दल एस, और अन्य जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी ने जिसने भी चर्चा में भाग लिया, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम सब मिलकर के समवेत स्वर में, समवेत सदन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आई थी, तो समवेत स्वर से इसको राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके राजभवन में हम राज्यपाल महोदय के समक्ष भेजें कि उत्तर प्रदेश का ये सदन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है, और सदन की ओर से हम महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। मैं इसका अनुरोध भी माननीय सदन से करूंगा। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, आपने इतनी शालीनता के साथ इस सदन को चलाया, बहुत अच्छे ढंग से सदन चल रहा है, अधिक से अधिक सदस्य बोल रहे हैं, और 167 सदस्य किसी चर्चा में भाग लें, ये अपने आप में बहुत एक नया वो है प्रयोग। यहां की प्रोसीडिंग, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां की जो प्रोसीडिंग, राज्यपाल के चर्चा के साथ ही जो चर्चा अभी आगे हमारे बजट पे भाषण हो, बजट की चर्चा आगे बढ़ेगी, इसकी भी प्रोसीडिंग बना करके हिंदी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हुए हर विधानसभा को और संसद की लाइब्रेरी को भी भेजना चाहिए लोग, क्योंकि ये जो चीज आ रही है, मैंने पहले भी कहा था कि जो चर्चा हमारे माननीय सदस्य करते हैं, हो सकता है भाषा में कोई टूट फूट हो सकती हो, लेकिन उसके भाव में कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बहुत पवित्र भाव है, बहुत पवित्र भाव के साथ वो काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है।
कोई अधिकार न होते हुए भी जनता की जलालत को झेलता है और फिर वहां काम करता है, फिर अपनी बात को रखने के लिए आता है, उन परिस्थितियों में भी वह जिस बात को बोलता है तो उसका सम्मान भी हो और फिर उसको हम भेजें। सरकार के पक्ष में भी हमें सरकार के स्तर पर भी इस बात को कहूंगा कि अलग अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जिन विभागों से संबंधित वे मुद्दे हैं और जिनको लेकर के माननीय सदस्यों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर से आपका इस सदन को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष को, अपने सभी दलीय नेताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विश्वास करता हूं कि सदन की गरिमा को हम इसी रूप में बना के रखेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर मंजू शिवाज, डॉक्टर मंजू शिवाज महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये कोई डिबेट तो हो नहीं रही। नहीं, मेरा महोदय स्पष्टीकरण तो होगा। नहीं, संशोधन मेरा तो ये पेश रिक्वेस्ट है, अगर जिस समय बजट भाषण के ऊपर तो कोई स्पष्टीकरण हो सकता है, राज्यपाल के भी भाषण के ऊपर क्या? अध्यक्ष महोदय स्पष्टीकरण नहीं, मेरा ये निवेदन है और संशोधन के साथ उन्होंने अपनी बात कही, यही परंपरा, यही पूरी तरीके से कही। अध्यक्ष महोदय, यही परंपरा उसमें बजट के ऊपर है, राज्यपाल के भाषण के ऊपर कोई अध्यक्ष परंपरा महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको एक आधा अध्यक्ष महोदय, नेता स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, कोई भाषण नहीं। सदन ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो कोई एक आधा स्पष्टीकरण नेता प्रतिपक्ष को एक आधा स्पष्टीकरण पूछे। जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ कोरोना, मुझे भी हुआ, मैंने टीका नहीं लगवाया लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं हो सकता, कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश वो तो वहां लगी है ना, यहाँ से चीन में नहीं लगी। नहीं, आप बात वहीं पर है। नहीं, बात वहीं पर है। स्पष्टीकरण पूछना है, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है। अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है भाषण देने का, उसके ऊपर भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने वो तो फिर वो देंगे, जो नेवर एंडिंग। कई मौकों पर मैंने कहा ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं जो सदन के सामने संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? कोई स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता सदन, पूरी दुनिया ही लगा रही है। नेता सदन हमारे तस्वीर तो लॉकडाउन सिंह से नहीं मिले होंगे। एक गर्भवती मां जो नेपाल से चली और भारत में लॉकडाउन लग गया, वो भारत में नहीं आ पाई, और जब वो पीछे नेपाल में जाना चाहती थी तो वो नेपाल नहीं पहुंच पाई। गर्भवती थी, उसके बेटा पैदा हुआ, जहां पर बेटा पैदा हुआ सब लोगों ने मिलकर के नाम उसका लॉकडाउन कर दिया। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने जाकर के उस बेटे की मदद की थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, चलते चलते ललितपुर पहुंच गई। क्यों नहीं? आपने अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सब मजदूरों की मदद की। मैं एक लंबी सूची में
आप पटल पे रख अध्यक्ष दीजिए, महोदय आप पटल आपके पे रख माध्यम दीजिए, भिजवा से दें। मैं आपके माध्यम आप से प्लीज। मुख्यमंत्री जी तक और संशोधन में ये प्लीज। सूची भी आ जाए कि धन्यवाद। किसी भी मजदूर की, मरने वालों की एक सरकार ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की। डॉक्टर मंजू सिवाज। जो बात कह रहे हैं चीनी मिलों को लेकर के कि अभी भुगतान हो गया है, अध्यक्ष महोदय सरकार ये कहती है बजट भाषण होगा, उसके ऊपर नहीं डिबेट नहीं करना अभी है। अध्यक्ष बजट महोदय ये भाषण में। बात माननीय अध्यक्ष जी, अभी भाषण में भाषण भी पे है। कर माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ये चाहे अभी तो भाषण नहीं। में भी है। माननीय ये मैं ये परंपरा जानना नहीं चाहता रही। हूँ हाँ, कि कोई चीनी अगर मिल स्पष्टीकरण पूछना है मोहद्दीनपुर तो का पूछिए। बकाया ये है माध्यम कि नहीं है? ये परंपरा नहीं है। 1309 बकाया है। दोराला चीनी मिल का 4112 बकाया है। काउंटर किनौनी चीनी करेंगे। मिल का बकाया तो ये बहस का कोई 4311 नहीं है। है। मवाना चीनी मिल का बकाया है। बहस का- नगरा मल का बकाया नहीं है। 3831 नहीं, हो गया। सतौती चीनी मिल का पूरी बात बकाया आ गई। है पूरी बात आ गई, माननीय नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष को मालूम है, गंगा बजट सरकारी को चीनी मौका मिल दिया। है। मोरना का 68 करोड़ बकाया है। पूरी बात डॉक्टर मंजू सिवाज। एहसाना का 300 करोड़ बकाया है। स्पष्टीकरण नहीं है माननीय, ये तो शामली बजट का का- ये सारी 295 बजट के ऊपर बोलिए ना, माननीय नेता बकाया है। प्रतिपक्ष। खाना ये भवन तो का बजट 300 भाषण है, करोड़ बकाया है। और ये सारी बातें आपको कहने का अधिकार है। बजट वाली बात आज इसको भी मैं जोड़ता हूँ। और जहाँ तक सवाल बेरोजगारी का है, डॉक्टर मंजू सिवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बजट सर, पर आप ने उसको कहा। बोलिएगा। ये बजट पर चर्चा होगी। कोई बजट के ऊपर इसको पूरा डिटेल बोलिएगा। घोटाला नहीं हुआ। बजट पर चर्चा होगी, की बजट पर भर्ती चर्चा होनी पेपर है। लीक, यूपीपीसीएल पेपर नेता लीक, प्रतिपक्ष अभी बजट पर चर्चा होनी है। सबॉर्डिनेट पेपर लीक, परंपरा है माननीय। ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी पर्चे गलत पटे, बजट पर ग्राम चर्चा होनी विकास है, अधिकारी किसमें कितना धांधली, पैसा गया, तो बजट प्राइम का विषय है, मिनिस्टर इसका सहायक, विषय नहीं है। रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, ये गलत परंपरा है। अरे मैं एग्जाम मैं- पेपर मैं- लीक, यूपीटीटी पेपर लीक, फॉरेस्ट नेता गार्ड प्रतिपक्ष। परीक्षा रद्द, सहायता समुदाय तो अब बोलिए। अभी बजट में है। इसके लिए आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं। आप ये माननीय अध्यक्ष महोदय बात नहीं जानी चाहिए। कोरोना वॉरियर का 9000 आपकी बात आ गई। कोरोना के समय काम किए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जो डॉक्टर उस समय अपनी जान जोखिम में लेकर के इलाज करा रहे थे, किसी को नहीं थे, निकाला। उनको डॉक्टर निकाल मंजू सिवाज। दिया। ये सरकार आखिर कैसी सरकार है? इन तमाम मैं और मैं कई राज्यपाल जी चीजें के सवाल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत धन्यवाद। प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव दिए हैं, मैं उन संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि प्रस्ताव में अंत में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया। ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये आया है। एक सेकंड, मैं आप ही के प्रस्ताव के ऊपर वोट कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय विरोधी दल नेता ने दिया है, उससे यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं है तो कृपया ना कहें। माननीय सदस्यों के पक्ष में जो नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए गए वो अस्वीकृत समझे जाएंगे। प्रश्न ये है कि सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल दल के साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मई 2022 को दिया गया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।